सर एक बात करना चाह रही थी, जैसे जी। नवाल ने बात की, हम हमेशा ऑल्टरनेटिव बिहेवियर ऐसा सिखा देते हैं जो फंक्शनली इक्विवेलेंट हो। ठीक है। लेकिन इस चीज को हम प्रोडक्टिवली भी तो यूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर बच्चे को नंबर्स के साथ ऑब्सेशन है तो हम उसको मैथमेटिकल कोई स्किल्स ऐसी उसमें एंगेज कर दें जिसमें वो वर्कशीट्स को हल कर सके, या उनको, कई बच्चे होते हैं मैथ से वांट नहीं होते हैं, तो हम्म। उसके फ्यूचर के लिए भी अच्छा हो सकता है। जस्ट अ थॉट। यस। वही बात है ना मिस अलीना के प्रोसीजर्स तो बिहेवियर एनालिसिस में हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हर बिहेवियर एनालिस्ट कैसे सोचता है उन प्रोसीजर को अप्लाई करते हुए, वो भी मैटर करता है। ठीक है। सो इसलिए हर बिहेवियर एनालिस्ट एक जैसा नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल बिहेवियर एनालिस्ट बन जाता है इंसान, तो उसको प्रोसीजर्स तो सारे इम्प्लीमेंट करने आते होंगे, लेकिन उसमें एडिशनल क्या चीज हो सकती है जो बेटर हो बच्चे के लिए डिसीजन मेकिंग, तो उसमें फिर हमें फिर सोचना होता है, जैसे आपने बताया कि मैथमेटिकल एक्टिविटीज ऐड कर लें। तो दिस इज अ बेटर अप्रोच। वही बात आ जाती है कि मॉडिफिकेशन चीजों में, जिन चीजों में आप अलाउ कि आप इतनी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, ये एक शॉर्ट एग्जांपल हो सकती है। अगर मैं वर्ड यूज करूं कि थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, तो इज अ बेटर अप्रोच। ठीक है कि हम चीजों को मॉडिफाई करके लेके चल सकते हैं अपने हिसाब से। प्रोसीजर्स आप एबीए के प्रिंसिपल को फॉलो करें, लेकिन मॉडिफिकेशन आप अपनी तरीके अपनी तरफ से कर सकते हैं। ठीक है। सर, जैसे मेरा एक और क्वेश्चन है। जैसे बच्चे मोस्टली सिटिंग स्पैन उनका बहुत अच्छा हो जाता है अगर उनके हाथ में कोई ना कोई चीज है या कहीं पे किसी एक्टिविटी में इंगेज है। लेकिन अगर उनको फ्री बिठाना चाहेंगे या फ्री हैंडेड रखेंगे तो बच्चा रेजिस्ट करेगा बैठने से या फिर बार बार उठेगा, खड़े होगा। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि अच्छा, उसको किसी ना किसी चीज में एंगेज करें कि एटलीस्ट उस तरह उसका सिटिंग स्पैन इंक्रीज होगा। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, दे वांट कि हमारा बच्चा वैसे भी बैठे। लाइक जरूरी नहीं है कि उसका हम प्रॉपर एक विजुअल टाइम टेबल बनाएं कि हर घंटे में या हर कुछ ना कुछ टाइम बाद वो कुछ ना कुछ करे। अगर उसको फ्री बैठना पड़े घंटा तो ही शुड बी एबल टू सिट नाइसली। तो क्या आप क्या इसमें सजेस्ट करेंगे? क्या फ्री हैंडेड बेटर ऑप्शन है, उसमें भी ट्रेन करना चाहिए, या उनके लिए ये चीज थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी? अच्छा। ये आम बच्चों के लिए भी, ये वैसे एक कमेंट है मेरा, न्यूरोटिपिकल बच्चों के लिए भी फ्री बैठना बहुत मुश्किल होता है। मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो भी नहीं बैठती फ्री। शी नीड्स एन एक्टिविटी ऑल द टाइम। हम्म। आई आस्क हर कि भाई ठीक है, यू गेट बोर्ड, इट्स ओके टू गेट बोर्ड। फिर भी लेकिन वो बोर भी फालतू में नहीं बैठेगी, शी जस्ट थिंक ऑफ समथिंग एंड डू समथिंग। तो ये फिर अगर न्यूरोटिपिकल बच्चों के लिए मुश्किल है, तो मेरे ख्याल से ये न्यूरो डाइवर्स बच्चों से भी एक्सपेक्टेशन रखना ये गलत है। लेकिन बाकी एक पेरेंट्स की अपनी विश होती है, लेकिन ये कि आई डोंट थिंक सो इट्स प्रैक्टिकल अप्रोच। इट्स ओके अगर वो साइलेंटली इंगेज है किसी काम में, तो मेरा अपना इजाती ख्याल है। लेकिन सर आप बताएंगे कि क्या होना चाहिए एज नहीं, आई विल गो विथ योर वर्ड्स एज वेल, मिस अरुज, क्योंकि हमने प्रैक्टिकलिटी भी देखनी है ना हर चीज की, कि आजकल के ज़माने को देखते हुए हमें अपने जो है मामलात को भी मॉडिफाई करना है। जो स्ट्रेटजीज हम चाहते हैं मॉडिफाई करना, उसको भी हमने मॉडिफाई करना है। अब मैं इसमें शॉर्ट सी एक एग्जांपल देता हूँ इस मॉडिफिकेशन की, कि एक हम कहते तो हैं बच्चों की स्क्रीन टाइम को हम कम करें ना, या ख़त्म करें या कम करें। तो उसमें हमने ये भी देखना है कि अगर हम उसके स्क्रीन टाइम को, उस चीज़ को हम अगर ख़त्म कर रहे हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप एक बच्चे की, ही इज अराउंड अबाउट 10 और 11 years ओल्ड। ठीक है। उसका उसके उसको ना स्क्रीन में जो सेंसिटिव गेम्स होती हैं उसको वो खेलना बड़ी पसंद है। उसकी गेम्स ऐप में ना इस तरह से होता था कि वो चीजों को तोड़ लेता था। शेल्फ के ऊपर सामान पड़ा, वो उंगली मारता, स्वाइप करता था, वो सारा नीचे गिर जाता था। डिफरेंट कलर्स की बॉल्स को ऐसे हवा में दोनों फिंगर से वो उड़ाता था, वो पूरी स्क्रीन पे फैल जाती थी। उसमें सॉर्टिंग की गेम्स भी हैं, कलर्स को सॉर्ट करना है इधर उधर, उसकी ऑब्सेशन थी, वो खेल रहा था। फिर सबवे सर्फर जैसी गेम्स हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से खेलता था। एक और गेम्स हैं, उसमें भी ऐसे ही जंप करना होता है हर्डल्स के ऊपर से, तो वो बहुत अच्छे से तरीके से खेल लेता था। तो
उसको एक स्पीच थेरेपिस्ट ने उसके पेरेंट्स को कहा कि आप का बच्चा नॉन वर्बल है तो आप इसको स्क्रीन टाइम ना दें, जैसे अभी रिसर्चेज हैं कि स्क्रीन अफेक्ट करती है स्पीच डिले में। तो फर्स्ट 2 इयर्स कम से कम जो है स्क्रीन टाइम होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फिर 2 इयर्स के बाद आप थोड़े थोड़े टाइम के लिए आप स्क्रीन दें बच्चे को। तो उसने कहा कि इसका स्क्रीन टाइम आप जीरो कर दें इस बच्चे का। उसने तो अपनी तरफ से ठीक कहा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हर फैक्टर को देख के अगर वो डिसीजन लेती तो आई थिंक तो ये डिसीजन उसका गलत भी हो सकता है। साइंटिफिकली उसने ठीक कहा, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं उसको मेजर करना कि बच्चे की एज क्या है। उसके साथ साथ बच्चे अगर स्क्रीन में एंगेज नहीं होता तो उसके ऑल्टरनेट उसको क्या मिल रहा है, कोई ना कोई एक्टिविटी तो होना चाहिए, बच्चा तो फ्री नहीं बैठ सकता ना। अब हुआ क्या कि वो बच्चा जो है उसने स्क्रीन तो पेरेंट्स ने जीरो कर दी, अब वो अपने जो जेनिटल पार्ट्स है उनको वो रब कर रहा है, उनके साथ वो खेल रहा है। वॉशरूम में जाता है, टॉयलेट में हाथ डाल देता है, वॉशरूम में जाता है, अपने पूप जो है उसके साथ खेलना शुरू हो जाता है। किचन में जाता है, ऑयल की बोतल उठाता है, नीचे फेंक देता है। तो मीन तिनके उठाता है, मुंह में डाल के वो चबाना शुरू कर देता है, कूड़े की चीज कोई भी धागा पकड़ के खींचता है मुंह में डाल देता है। तो उसका ये अफेक्ट हुआ कि वही टाइम जो सेंसरी एक्टिविटी से या सेंसरी गेम से उसको स्टिमुलेशन मिल रही थी फ्री टाइम में खेल के, अब वही फ्री टाइम में अब वो बच्चा जो है ऐसे बिहेवियर्स में एंगेज हो गया। उसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट हमें शो हुआ। ठीक है, एक अफेक्ट आया। तो जिसको अब हमने जब एनालाइज, वो पेरेंट्स मेरे पास आए तो मैंने उस चीज को, सारी सिचुएशन को, उनकी हिस्ट्री को एनालाइज किया। तो मैंने उनको फिर सजेशन दी कि हाँ, अगर वो ये 1 साल पहले अगर स्क्रीन टाइम देखता था, ठीक है, इसके अभी ये इज नाउ 11 years old, अल्लाह पाक इसको कम्युनिकेशन दे, वर्बल हो जाए, लेकिन एक 11 साल का बच्चा है, ठीक है। तो 2 साल तक तो साइंटिफिक अप्रोच है कि आप ना दो तो उसका अफेक्ट आता है, लेकिन एक 11 साल के बच्चे से स्क्रीन ले लेना और उसको कहना कि यार आप बस फ्री टाइम में खेलो कूदो ये करो, वो ठीक नहीं है। उसको अपनी इंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो उसका नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी हमने देखने हैं, अपने प्रैक्टिकलिटी देखनी है, सोशल फैक्टर्स देखने हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर देखने हैं, एज फैक्टर्स देखने हैं, बच्चे का लेवल देखना है, क्या उसके और प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो इन सारी सिचुएशन को देखते हुए अगर आई थिंक सो हम डिसीजन ले तो वो बेटर डिसीजन हो सकता है। ठीक है। तो वही बात आ जाती है कि एट द एंड आ जाके बात सारी एनालिस्ट पे आती है कि उसका डिसीजन जो है, जैसे मिस अलीना ने भी एक बात की मुझे अच्छी लगी इनकी, कि अगर वो नंबर्स के साथ ऑब्सेस्ड है तो उसको फिर मैथ्स में हम उसको एंगेज करें। तो ये एक अच्छी चीज है। तो इसी तरह से हम बच्चे की जो स्ट्रेंथ्स है उसको देखते हुए, वीकनेसेस को देखते हुए हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमने कौन सी अप्रोच को फॉलो करना है। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आता है डिक्रीज प्रॉब्लम बिहेवियर बट टू एलिमिनेट इट, बट नॉट टू एलिमिनेट इट। डीआरएल यूज होती है, मैंने पहले भी बताया कि बिहेवियर्स को हम एलिमिनेट नहीं करना चाह रहे, जस्ट हम उसको डिक्रीज करना चाह रहे हैं। तो अगर आपने सिर्फ डिक्रीज करना है, यू कैन यूज अ डीआरएल। आपने सर देखना इसमें है। एक क्वेश्चन है। अगर इसमें से आपका क्वेश्चन। मिस रिजवान, आपकी जी आवाज सर। कट रही है। सर इसमें मैंने एक क्वेश्चन करना था। जी जी। सर अब आ रही हूँ। जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। शायद नेटवर्क से कर। सर एक बच्चा जो बार बार क्वेश्चन करता है, लाइक अगर सेशन के दौरान ना, वो बार बार मतलब एक ही बात करता है, रिपीटेडली वो मतलब एक बात कहता है कि जैसे उसकी स्पीच थेरेपिस्ट है मिस साबरा, उसका नाम है। तो मेरे पास अगर वो सेशन लेगी तो बार बार मुझसे ये पूछेगी मिस साबरा के पास कब जाना है, मिस साबरा के पास कब जाना है। मतलब वो रिपीटेडली ये चीज ना बहुत ज्यादा करती है, मिस साबरा के पास कब जाना है। मतलब हर 2 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद जब उसे याद है तो बहुत। तो सर उसके ऊपर ये डीआरएल अप्लाई की जा सकती है ना, इस तरह से उसका अम, बहुत ज्यादा उसको। अच्छा, इसमें ना हम लोग डीआरएल को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन अप्लाई द डीआरएल एज वेल। और हम इसमें रीइंफोर्समेंट को भी देख सकते हैं। रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल के, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम उसके हर क्वेश्चन को
आंसर सर करेंगे। हम डीआरएल कैसे अप्लाई करेंगे इस चीज पे? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसके क्वेश्चन को आंसर करना इज द रीइंफोर्समेंट। हमने देखना है कि जब हम उसके क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो हम उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम इस तरह से करें कि उसके एक टाइम इंटरवल हम रख लें कि फॉर एग्जांपल 2 मिनट्स हमने उसको रीइंफोर्समेंट नहीं दी। ठीक है, उसके क्वेश्चन को आंसर नहीं किया। 2 मिनट्स के बाद एक क्वेश्चन को हमने जी। आंसर कर दिया। ठीक है। उससे ये होगा कि जब हम्म। रीइंफोर्समेंट कम मिलेगी, क्वेश्चन का आंसर कम मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी मोटिवेशन भी उस क्वेश्चन पूछने की कम होगी। ठीक है। ठीक। एंड और आप इस तरह से भी कर सकती हैं कि क्राइटेरिया, अगर वो बच्चा थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करता है तो आप एक क्राइटेरिया भी उसके साथ सेट कर सकते हैं कि लाइक जैसे फॉर एग्जांपल नो मोर देन वन क्वेश्चन एवरी 15 मिनट्स, या नो मोर देन 2 क्वेश्चंस इन एवरी 15 मिनट्स। ठीक है। सो अगर वो समझते हैं थोड़ी बहुत बात को आपकी, तो आप इस तरह से उसके साथ लिमिट्स भी सेट कर सकती हैं कि जी। मैं आपके कितने क्वेश्चन को आंसर करूंगी, या आप उसको इग्नोर करके भी उसके क्वेश्चन को आप उसके साथ लिमिट सेट कर सकती हैं कि जब आप इग्नोर करेंगी जी तो सर। ऑटोमेटिकली उसको सेंस होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। जी सर तो स्टार्ट इस में तो तरह से भी हम जी जी सर इंटरवल को स्टार्ट में तो मैंने प्लान इग्नोरेंस इग्नोरेंस पे डाला होगा सर। मैंने तो प्लान इग्नोरेंस जो है वो मैं इसको दे रही हूँ इसके ऊपर। लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा जो है ना इतना इफेक्ट नहीं हो रहा उससे। वो उसने करना ही है ये क्वेश्चन ना बार बार। ये भी यानी सबरेट पास कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे, बार बार वो ये करती है। तो कई दफा तो स्टार्ट में मैं दे देती थी उसका, लेकिन अब मैं उसे बहुत इग्नोर करती हूँ ना उसके क्वेश्चन को, और उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती हूँ किसी और एक्टिविटी में। तो हो जाती है वो डिस्ट्रैक्ट, बट फिर थोड़ी देर बाद उसे होता है कि मैं क्वेश्चन करूँ। अगर अच्छा, वो नहीं करेगी हो तो फिर सकता कोई है। और क्वेश्चन करेगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो क्वेश्चनिंग वाला बिहेवियर होता है ना, ये अम, क्योंकि हमने पढ़ा है ये में कि एवरी बिहेवियर इज इंटेंडेड, उसकी कोई ना कोई रीजन हो सकती है। तो बिहेवियर अगर जो है मेंटेन है बाय यू कैन से एंजाइटी, ठीक है, या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या फिर उस बच्चे की मेमोरी डिफिकल्टीज हैं, तो डीआरएल फिर इतना हेल्पफुल नहीं हो सकती आपके लिए। ठीक है। सो उसमें हमें फिर देखना है कि और कौन सी एबीए की स्ट्रेटजीज हैं जो एंजाइटी को भी डील करती हैं, जो लैक ऑफ टाइमर अंडरस्टैंडिंग। लगा दें अगर बच्चे को, अगर मिस आबरा का या साबरा का सेशन बाद में, घंटे बाद, घंटे का अगर टाइमर लगा दें बच्चे को, आप और उसे बता टाइमर। दें कि इसलिए खत्म होगा तो फिर हम सेशन लेंगे। तो हाँ कुछ इस तरह से अगर कर सके, उसे उसकी हाँ एंजाइटी मैनेज होगी, क्योंकि बच्चे कुछ विजुअल स्केजुअल पे बहुत अच्छा चलते हैं। इस तरह से भी करके देख सकते हैं। यस मिस अरुज। क्योंकि अगर वो स्टिल मेंटेन्ड है तो इसका मतलब ये है ना कि उसका फंक्शन अटेंशन नहीं है, उसका हाँ फंक्शन बिकॉज वो फिर घर में भी हाँ घर एंजाइटी में है उसको हर बात पे या रिप्लाई किया कुछ और है। जाता है ना। घर में उसकी मदर बताती है कि हम हर बात पे उस पर रिप्लाई कर रहे होते हैं, हर बात पे उसे कर रहे होते हैं। तो फिर मैंने उन्हें कहा क्योंकि मुझे था कि अटेंशन सीकिंग के लिए सब करती है ना, कि वो सिर्फ अटेंशन सीकिंग के लिए सब कर रही होती है कि इसको डिस्ट्रैक्ट करूँ मैं ताकि टास्क से हम लोग हट जाए। तो वो इस तरह वाला ये वाला बिहेवियर मुझे लगा है ना, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी इसलिए। तो फिर मैंने साबरा से फिर स्पीच थेरेपिस्ट से भी डिस्कस किया। तो वो कहती कि हाँ यहाँ पे भी वो बड़ी डिफरेंट क्वेश्चंस कर रही होती है ना कंटिन्यूसली, कि कब जाऊंगी मैं यहाँ से, कब जाऊंगी कब जाऊंगी। वो वहां पे भी ये काम कर रही तो होती है हो ना। सकता है कि उसका तो ये बिहेवियर अटेंशन एंजाइटी सीकिंग वाला होता मेंटेन है हो। शायद, ये कुछ एंजाइटी वाली बात भी सर ने जो कही। तो फिर आप विजुअल स्केड्यूल ही यूज कर जी लें। सर ऐसे एंजाइटी। बेटर अप्रोच। हाँ सर डीआरएल हम कब यूज करेंगे? डीआरएल की और किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे? लाइक अगर कोई इसकी एक एग्जाम्पल मुझे दे दे। मैंने आपको बताया कि इसमें मुझे इसमें डीएल से आप अप्लाई कर सकती हैं विद विजुअल स्केड्यूल्स। इसी तरह से होगा कि आपने एक विजुअल स्केड्यूल सेट कर दी है, ठीक है, या रिटर्न रिमाइंडर लगा दें, या क्लॉक के ऊपर रिमाइंडर लगा दें। ठीक है। सो जैसे उन्होंने कहा कि मैंने मिसबा है जिनके सेशन आपने बताया था कि अगर उनका सेशन फॉर एग्जांपल। काबरा। जी 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 अच्छा, जी। हाँ साबरा उनका, आप उनको बता दें कि 3 PM पे होगा। उस पे आप उसका विजुअल स्केड्यूल भी यूज कर लें और साथ टाइमर लगा लें, विजुअल टाइमर।
सो वो विजुअल टाइमर के थ्रू भी देख सकते हैं कि अच्छा कितना टाइम अभी रह गया है। और विजुअल स्केड्यूल भी होगा तो उसे पता होगा इसके बाद मैंने साबरा के पास जाना है। ठीक है। सो उससे भी उसको हेल्प मिलेगी कि बच्चा जो है वो चेक करता रहेगा अच्छा स्केड्यूल के ऊपर, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। तो वो विजुअल स्केड्यूल पे भी देख लेंगे और विजुअल टाइमर पे भी देख लेंगे कि कितना टाइम रहता है। ठीक है। अगर वो वेट करती है उतना मिनट, फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, तो आप उसको फिर जो है वो कर सकती है, री कर सकती है। ठीक है। हाँ जी सर। सर मेरा वैसे प्लान इग्नोरेंस करने पे भी वो थोड़ा सा उसका जो है ना थोड़ा सा कम हुआ है वो चीज ना। प्लान क्योंकि मुझे लगा इग्नोरिंग। था कि अटेंशन सीखने के लिए करती है प्लान इग्नोरिंग भी कर सकते, लेकिन प्लान इग्नोरिंग मुझे नहीं लगता कि इस पे इतना ज्यादा वर्क करेगा जितना ये ऑब्सेशन वाले बिहेवियर हमेशा एंजाइटी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। तो इस वजह से इनको हम अगर विजुअल टाइमर के साथ यूज करें और विजुअल स्केड्यूल यूज करें तो वो ज्यादा बेस्ट अप्रोच होगी, डीआरएल विद विजुअल स्केड्यूल्स एंड विजुअल टाइमर। ठीक है, ठीक है तो सर। ज्यादा अप्रोचेबल होगी। ठीक है ठीक हाँ, है क्योंकि हर बिहेवियर की रीजन ठीक है अटेंशन ही होती है। अटेंशन शायद उसको मिलती है तो वो सेटिस्फाई हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, लेकिन फिर वो क्वेश्चन पूछ लेती। देखिए ना, इसमें जी ये भी देखना है अटेंशन मेंटेन बिहेवियर का। जब हम आप लोगों ने पढ़ा था फंक्शनल एनालिसिस करना है कि जब अटेंशन मिल रही हो तो अगर उस टाइम पे बिहेवियर अगर नहीं होता तो फिर हम कहते हैं ये अटेंशन मेंटेन है। अगर अटेंशन मिल रही है फिर भी उसके बावजूद बच्चे का बिहेवियर आ रहा है, कि फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को इंगेज जी कर रही हैं, एंगेजमेंट के बाद भी उसका बिहेवियर आ रहा है, तो दैट मीन्स कि वो अटेंशन मेंटेन बिहेवियर नहीं है। ठीक है। हम्म तो क्योंकि वो बार बार ठीक है आपसे क्वेश्चन करी, जब आप उसको एंगेज करने की भी कोशिश कर रही हैं तब भी, तो दैट मीन्स कि उसका ज्यादा एंग्जाइटी है या ऑब्सेशन है। तो आप उसको फिर विजुअल स्केड्यूल और विजुअल टाइमर यूज करें विद डीआरएल। ठीक है। ये तो वाला नेक्स्ट चलते हैं। ये वही बातें जो मैंने आपको बता दी हैं स्लाइड पे, वही लिखी हुई हैं कि आपने जो है रिकॉग्नाइज द लिमिटेशन, कि वेरी स्लो बिहेवियर, चूज द बेस्ट प्रोसीजर ऑफ द थ्री, एंड यूज बेसलाइन डेटा टू सेट क्राइटेरियाज। बेसलाइन डेटा इस वजह से हम सेट कर देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बताया था कि डी आर एल यूज करने से पहले आप देखेंगे कि एक स्पेसिफिक इंटरवल में कितनी बार बिहेवियर अकर हो रहा है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो सेट कर सको इंटरवल। ग्रेजुअली थिनिंग द स्केड्यूल एंड प्रोवाइड फीडबैक टू लर्नर। रीइंफोर्समेंट मींस कि आप देते रहो। डीआरएच है, डीआरएच हाई अकरेंस जो बिहेवियर है जिनकी जो है उनको हम टारगेट करें, जिनको हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने पहले बिहेवियर बताया कि अगर वो हाई ईटर है, जो लाइक हाई स्पीड ईटर है, कि जल्दी वो बच्चा खाता है उसकी स्पीड को आपने स्लो करना है। अब है कि अगर वो स्लो खाता है तो अब उसकी स्पीड को ज्यादा करना है। अगर वो 1 मिनट में 1 मिनट में क्या, वो 10 मिनट में अगर एक निवाला खा रहा है, जैसे कुछ बच्चों की हैबिट होती है पॉकेटिंग की, फूड पॉकेटिंग, वो मुंह मुंह में फूड इकट्ठा करके बैठ जाते हैं, निगलते नहीं है उनको। तो उनको 10-10 मिनट लग जाते हैं एक निवाला खाने पे। तो उनके लिए हम ये फिर डीआरएच यूज कर सकते हैं। या वो बिहेवियर जिनकी फ्रिक्वेंसी कम है, उसको आप हाई करना चाह रहे हैं फ्रिक्वेंसी को, तो फिर भी डीआरएच आप यूज कर सकते हो। इसका अप्लाई करने का तरीका भी सेम वही होता है कि आप बेसलाइन लेते हो, एक स्पेसिफिक इंटरवल आप सिलेक्ट करते हो, उस पे देखते हो कि कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही बिहेवियर की, और फिर आप फाइनलाइज करते हो कि मैं इस फ्रिक्वेंसी को कहाँ तक लेके आना चाह रहा हूँ। फिर उसको ग्रेजुअली जो है उसकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते हो। जैसे 10 मिनट में पहले एक रिस्पॉन्स था बिहेवियर का, आप चाहते हो 10 मिनट में 10 बार रिस्पॉन्स दे बच्चा। तो अब आपने क्या करना है कि ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करना है। 10 मिनट में एक की बजाय दो रिस्पॉन्सेज पे आप फोकस करें। फिर 10 मिनट में दो रिस्पॉन्सेज की बजाय 3 रिस्पॉन्सेज पे फोकस करें। फिर 10 मिनट में 5 रिस्पॉन्सेज पे फोकस करें, उसके बाद रीइंफोर्समेंट दें। इस तरह से आप अपने क्राइटेरियाज को सेट करते जाएं और उसके फ्रिक्वेंसी जो है बिहेवियर की, आप टारगेटेड फ्रिक्वेंसी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। जी मिस अलीना। सर मैं ये पूछना चाह रही, ये जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं डीआर
डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट के, इनको इकट्ठे भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे हमने ये तो पढ़ा कि एक्सटेंशन के साथ डीआरए वगैरह इस्तेमाल करो, तो क्या हम डीआरएल को डीआरए के साथ या किसी और चीज के साथ भी एसोसिएट करके यूज कर सकते हैं रिड्यूस करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए बिहेवियर को बेहतर तरीके से? अच्छा, ये डी आर ए और जैसे डी आर ओ है, डी आर ओ, इसको भी हम मर्ज करके यूज कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू एज ए एनालिस्ट। हम इसको मर्ज कर सकते हैं, जैसे डी आर ओ और डी आर ए को इकट्ठा हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से डी आर ए और एक्सटिंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे एनसीआर में एक्सटिंक्शन को मैंने मर्ज किया था, वो भी हम मर्ज कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू के प्रैक्टिकलिटी कितनी है, वो देखना है ना, रिजल्ट्स हमें अच्छे मिले। अगर आपको लगता है कि डीआरओ और डीआरए को पैकेज में यूज किया जा सकता है, अप्लाई करने को कर सकते हैं। हो सकता है कि उस अप्लीकेबल हो, लेकिन उसके रिजल्ट्स वैसे ना हो जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है डीआरए को एक्सटिंक्शन के साथ मर्ज करें तो वो ज्यादा यूजफुल हो। ठीक है। तो ये चीजें आपने जेहन में रखनी है कि उनकी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं उन तक कौन सी स्ट्रेटेजी आपको बेहतर तरीके से पहुंचा सकती है। अब जैसे डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट की जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं आपने देखी होगी, इसमें हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके साथ आप पनिशिंग स्ट्रेटजीज को मर्ज कर सकते हैं। वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि आप रीइंफोर्समेंट तो दे रहे हो अल्टरनेट बिहेवियर को, अदर बिहेवियर को, हाई फ्रिक्वेंसी बिहेवियर को, लेकिन जो अनवांटेड बिहेवियर है उनको क्या कर रहे हैं आप? क्या उनको पनिशमेंट पनिशमेंट मिल रही है? उनके साथ फिर आप एक्सटिंक्शन, रिस्पॉन्स कॉस्ट, प्लान इग्नोरिंग, इस तरह की स्ट्रेटजीज आप मर्ज करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर हम यूज करें कि डीआर और डीआरए दोनों, क्योंकि रीइंफोर्सिंग स्ट्रेटजीज हैं, तो उसमें तो सिर्फ हम बिहेवियर को इंक्रीज करेंगे, रिजल्ट्स हमें वही सेम मिलेंगे। लेकिन ये है कि पनिशिंग स्ट्रेटजीज हमने नहीं ऐड की होंगी बीच में, तो इसलिए प्रॉब्लम बिहेवियर्स अगर होंगे तो गुड बिहेवियर्स की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करने में वो बैरियर्स हो सकते हैं, बैड बिहेवियर्स। तो फिर हमने देखना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर सिचुएशन में आप डीआरए और एक्सटिंक्शन को बेस्ट आप देख रहे हो तो फिर वही अप्लाई करो। अगर आपको डीआरओ और एक्सटिंक्शन से डीआरए और एक्सटिंक्शन से रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप चेंज भी कर सकते, इट इज समथिंग लाइक एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है। तो ये चीजें हैं। ठीक है। तो यूजुअली हम लोग अवॉइड ही करते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आंसर करूं, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट के दो प्रोसीजर को एक साथ अप्लाई करने में। ठीक है। ओके, सो हाई फ्रीक्वेंसी वाले भी हम लोगों ने गो थ्रू कर लिए हैं। ये एक रिव्यू है। डीआरए में हम हमेशा अल्टरनेटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं। डीआरआई में हम इनकम्पेटिबल बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं। डीआरओ में नॉन अकरेंसेस अगर होती है बिहेवियर की तो उसको रीइंफोर्स करते हैं। डीआरएल में लो अकरिंग को रीइंफोर्स करते हैं, और डीआरएच में हम हाई अकरिंग बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करते हैं। ठीक है। इन शॉर्ट ये उसकी एक समरी है। सो अगर कोई क्वेश्चन है इसके अलावा डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट में से, सो यू गाइस कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सर जो जैसे हमने कहा था ना कि पनिशिंग स्ट्रेटेजी साथ यूज करें, तो वो तो ऑटोमेटिकली हो जाती है ना कि आप डीआरए कर रहे हैं तो आप बाकी तो वैसे ही जो बिहेवियर अनडिजायरेबल उसको एक्सटिंक्शन पे ही डाल रहे हैं और उसको एक अल्टरनेटिव तरीका सिखा रहे हैं, तो वो तो एक तरह से इस स्ट्रेटेजी का पार्ट ही नहीं है। नहीं, जैसे इसका डीआरए के पार्ट नहीं है। अंदर ही हम उसको अल्टरनेटिव सिखा रहे हैं। लेट से अगर हम उसको क्राइंग की जगह रिक्वेस्टिंग सिखा रहे हैं, तो हम जब वो क्राइम कर रहा होगा तो हम उसको रीइंफोर्स करेंगे, और तो हम जो उसकी रिक्वेस्ट कर रहा होगा तो उसको रीइंफोर्स करेंगे, लेकिन उसकी क्राइम को तो एक्सटिंक्शन पे डाला होगा ना। ये तो आई मीन उसका पार्ट ही है स्ट्रेटेजी का। एग्जैक्टली, तो पार्ट। वो तो वैसे ही पैकेज बन जाता है, लाइक उसमें हमें वही मैं आपको अलग बता से रही डालने की थी। जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। पैकेज वो ऑटोमेटिकली बन जाता है, क्योंकि टारगेट तो हमने करने हैं ना बैड बिहेवियर्स को। तो वो प्रोसीजर क्योंकि एक्सटिंक्शन वाला है, इसलिए फिर हम उसको कह देते हैं डीआरओ, डीआरए विद एक्सटिंक्शन।
इससे ऑल्टरनेटिव पे तो सारे एक चीज को हम इंक्रीज कर रहे होते हैं और दूसरी को ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर रहे होते हैं ना। ऐसे ही। तो फिर ठीक है, गुड, शाबाश। कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें प्लीज, फिर उसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आधा घंटा हमारे पास है और न्यू ओके, टॉपिक कोई उसमें सवाल? हम डिस्कस करेंगे। इसको फिर एंड करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। सो अभी यहाँ पे 5 मिनट की एक ब्रेक ले लेते हैं। आफ्टर 5 मिनट्स वी विल रिज्यूम द न्यू टॉपिक इंशाल्लाह। टोकन इकोनॉमी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोगों ने कवर करना है। टोकन इकोनॉमी इज अ स्ट्रेटजी बेसिकली, जिसको हम बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टोकन इकोनॉमी में पहले थोड़ा स्टार्ट में बता दूं कि उन बच्चों पे अप्लाई होती है जिनमें कॉग्निटिव एबिलिटी कुछ ना कुछ होती है, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर्स। जैसे टोकन इकोनॉमी, इसमें एक पूरा प्रोसेस होता है। इसमें हम बैकअप रीइंफोर्सर्स रखते हैं, कॉन्टीजेंसीज बिल्ड करते हैं। तो उन कॉन्टीजेंसीज की अंडरस्टैंडिंग बच्चे को देना वो भी बहुत ज़रूरी है। इवन दो वो कॉन्टीजेंसी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी विद ट्रायल ही आती है, थ्रू ट्रेनिंग आती है। जैसे जैसे हम अप्लाई करते हैं टोकन इकोनॉमी पे, बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं तो बच्चा समझ जाता है, अच्छा मुझे रीइंफोर्सर्स कब मिलेंगे, रीइंफोर्सर्स बाय कैसे कर सकता हूँ यूजिंग द टोकन्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक यूजफुल सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है टू वर्क विद द प्रॉब्लम बिहेवियर्स, ठीक है। प्रॉब्लम बिहेवियर्स को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं यूजिंग द टोकन इकोनॉमी। सर इसमें कोई एज लिमिट भी है? इसकी टोकन इकोनॉमी की कोई एज लिमिट नहीं है। ओके। अगर कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं बच्चे की अच्छी, तो हम इवन दो हम लोग ऑफिस में अभी भी टोकन इकोनॉमी यूज कर रहे होते हैं समटाइम। एक बार मैंने 2022 में अपने ऑफिस में जो है टोकन बोर्ड लगा दिया था। सब जितने भी थेरेपिस्ट थे मेरे डिपार्टमेंट में, उनको टोकन्स हम लोग दिया करते थे, और उस पे फिर वो काफी सक्सेसफुल थे। दूसरे थेरेपिस्ट भी काफी रीइंफोर्स हो गए थे काम करने में। तो at the month, at end of the month, they can use their tokens to exchange the reinforcers. वो काफी इंटरेस्टिंग गेम सी बन गई थी, लेकिन फिर उसके बाद ऑफिस पॉलिटिक्स ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। चलें इसको डिस्कशन तो करते हैं। ये आम डेज में भी यूज होता है ना, जैसे आप कोई शॉपिंग के लिए जाते हो तो वहां पे अगर आप एक ही शॉप से मल्टीपल टाइम्स अगर आप परचेज करते हो तो आपके टोकन्स इकट्ठे होते रहते, देन यू गेट अ गिफ्ट अकॉर्डिंग टू द टोकन सिस्टम। बिल्कुल ये तो ऐसी, रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में भी यूज हो रहा होता है, गेम्स एग्जैक्टली, के अंदर भी यूज होता है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है ये। इवन दो ये जो है हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो भी यूज कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे इस्लामाबाद में 11 में ही वो स्टार्ट हुआ था इम्तियाज स्टोर। तो हम लोगों ने शॉपिंग की तो वो कहते हैं कि आप यूज करते हैं इम्तियाज कार्ड। मैंने कहा मुझे तो इसका नहीं पता इम्तियाज कार्ड क्या है। तो कहते हैं इस पे आप लोगों को पॉइंट्स मिलते हैं, और वो पॉइंट्स आप डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हो नेक्स्ट टाइम के लिए। लाइक आपने अगर 30,000 की कोई शॉपिंग की है तो उसमें कुछ हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। उसको नेक्स्ट टाइम जब आप शॉपिंग करोगे तो उसको एडजस्ट करवा सकते हो अपने उसमें। तो ये मीन्स कि हमारे शॉपिंग बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। तो उसको देखते हुए हम ओवर शॉपिंग कर लेते हैं, अच्छा यार पॉइंट्स तो मिले। इवन दो बैंक जो अल्फला ऐप है, अल्फा ऐप है, उनमें ऑर्बिट्स मिलते हैं ना। आप वो आपको डिफरेंट एक्टिविटीज बताते हैं कि आपने ये कंप्लीट करनी है, और उस पे फिर आपको ऑर्बिट्स देते हैं कि आपने 2 इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करनी है, इतनी बार आपने अपना क्रेडिट कार्ड यूज करना है। इवन दो उन्होंने प्रॉपर आपको कॉन्टिजेंसी बना के देते हैं, तो आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे। फिर उन्होंने अल्फा ऐप में तो उन्होंने वो भी बनाए हुए हैं, स्टेजेस भी बनाए हुए हैं। अगर आप फर्स्ट स्टेज पे हैं तो आपको इतना क्रेडिट कार्ड यूज करने